सबसे पहले तो एलाइलिक समझाना है, विनाइलिक, बेंजाइलिक और एक क्लास था अराइल। तो क्लास कौन सा तुम्हें आता है पहले ये बताओ। ये सारे हलाइड्स पढ़ रहे हैं, एलाइलिक हलाइड्स, बेंजाइलिक विनाइलिक हलाइड्स, बताएं कौन सा तुम्हें आता है? सारे आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अराइल। अराइल क्या होता है? ताहा नहीं पता, कोई बात नहीं। Whenever the halogen group attached to benzene directly, we call it aryl. बेंजाइलिक अलग है यार। बेंजाइलिक का मतलब है बेंजीन के पास ऊपर कोई ना कोई चेन होगी, उस चेन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा। बेंजाइलिक means the chain which is attached to benzene and then halogen substituted to that. विनाइलिक का मतलब होता है कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। विनाइलिक means डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल या ट्रिपल भी हो सकता है इसमें, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कैरिंग हाइड्रोजन। यहां फंसते हैं बच्चे। एलाइलिक व्हाट्स दैट, बताएं। कार्बन के सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे डबल चेन और अटैच्ड विद बेंजीन। अच्छा चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ नेम्स नंबरिंग यहाँ करूंगी। A B C D E F, ये A है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है। मुझे इतना बताएं, is it an allylic halide? क्या ये allylic halide है? अच्छा A B C D E F में से कौन सा कार्बन allylic कहलाएगा? B, सोच लो, पॉज कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? बी तो विनाइलिक है। हाँ बी तो विनाइलिक है, बट ये हाइड्रोजन अटैच्ड। मेरे बच्चा पहली बात तो ये अलाइलिक हलाइड नहीं होगा, क्रॉस लगाओ। अलाइलिक हलाइड वो होते हैं जिसमें अलाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हो। अब पहले सीखे अलाइलिक कार्बन कौन सा है? डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन अलाइलिक है, ये वाला कार्बन अलाइलिक है। यस, अब तो इसको होना चाहिए अलाइलिक, इसको करो। एक बार मैं तो कष्ट दे रही हूँ इस बच्ची के लिए ना, डेली यू हैव टू ब्रिंग जूसेस, फ्रूट्स, एवरीथिंग। और एक जो छुट्टी में है ना उनको भी बोलूंगी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करें। घर का एड्रेस बताना तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। और ये पास्ट ये करती थी, शी विल एक्चुअली डिमांड दैट कि मेरा रह गया। ये अलाइलिक हलाइड कहलाएगा क्योंकि ध्यान से देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ में एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, ये कॉल इट अलाइलिक। ठीक है, देखो सिंपल सी लॉजिक है, जहां डबल बॉन्डेड लगा हो उसके साथ वाले कार्बन्स को अलाइलिक कार्बन कहते हैं और उन पर हाइड्रोजन लगना अलाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, तो एक और चीज बनाते हैं। बताओ ये अलाइलिक होगा? इज इट अलाइलिक? हाइड्रोजन लगा है जिस कार्बन से, वो कार्बन तो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये अलाइलिक होगा या विनाइलिक होगा? विनाइलिक हलाइड। ठीक है, एक और देते हैं तुम्हें। अभी बताओ तो। अब ये क्या हुआ? बेंजाइलिक हुआ। अब जरा सोच के बताना, ये बेंजाइलिक तो वो होता है जिसमें बेंजीन के ऊपर चेन हुई, बेंजीन तो है नहीं। अलाइलिक तो तब हुआ जब इसके साथ वाला कार्बन इस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, भाई इन पे तो हाइड्रोजन नहीं है। ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ? ये अलाइलिक हुआ, या इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे या फिर एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन कार्बन बोलेंगे। क्या होगा ये? व्हाट इज दैट? इट्स अ सिंपल एरो एल्केन क्लास। इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है क्योंकि ये जो कार्बन है इसके ना तो साथ में डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको ये भी नहीं बोल सकती, प्लस ये वाला जो कार्बन है इससे डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये भी नहीं बोल सकती। बेंजीन है नहीं तो बेंजाइलिक बोल नहीं सकती। अराइल भी तब होता है जब हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच हो, चारों कैटेगरी नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। करो अच्छा एक बार पॉज और आप सभी नोट। क्वेश्चन है आपके पास, हाउ विल यू नो whether
whether OH group is alcoholic or phenolic. अच्छा ध्यान से सुनना, ये ना ऐसे क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड लगता है। जब मैंने भी क्वेश्चन को शायद पहली बार देखा था, आज से कुछ सालों पहले जब ये कराना शुरू किया, हर साल कराते हैं इसको, तो मुझे लगा यार देख के तो पता चल ही जाएगा अल्कोहल का है, फिनॉल के साथ किसके साथ लगा हुआ है। पर मैं तुम्हें 2 टेस्ट ट्यूब दे रही हूँ, बोल रही हूँ एक में फिनॉल है और एक में अल्कोहल है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन अल्कोहल और फिनॉल का डिस्टिंग्विश टेस्ट है। बस क्वेश्चन ने घुमा के तुमसे पूछ लिया कि बताओ ये OH किसका है, बट द क्वेश्चन इज एक्चुअली अ डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड। इसके लिए आपको एक ही रिएक्शन याद रखनी है और प्लीज इस रिएक्शन को अपने माइंड में यहीं पर बसा लेना। फिनॉल ऑलवेज गिव ब्लू और वॉयलेट कलर वेपर्स विद FeCl3। फिनॉल्स का OH ये रिएक्शन देता है, या फिनॉलिक OH ये रिएक्शन देता है। बाकी अल्कोहलिक के साथ कोई भी रिएक्शन FeCl3 की नहीं होती। अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई भी इस तरीके का टेस्ट शो नहीं करता। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हो गया, और जरूरी नहीं है डिस्टिंग्विश टेस्ट उन्हें सीधा सीधा पूछे जाए कि बताओ अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है। वो क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि OH ग्रुप कहाँ है, अल्कोहल पे है और फिनॉल पे। तुम आंसर लिखाओगे, देख के पता चल जाएगा OH ग्रुप बेंजीन के साथ लगा होगा, और यहाँ पे भाई अगर किसी को नहीं आता तो बच्चा क्या लिखेगा, OH group attached to benzene and phenol, OH group attached to straight chain in alcohol, और तुम्हारा टीचर से काट के 0 2 नंबर देंगे। क्लियर, ये याद रहेगा। एंड इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन, लिख लेना ब्रैकेट में, डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। आंसर भी लिख लो इसका, फिनॉल्स गिव ब्लू और वॉयलेट कलर वेपर्स। Phenols give blue or violet color vapors with ferric chloride FeCl3, with ferric chloride FeCl3, whereas alcohol does not. Whereas alcohol does not. फटाफट ये सबको आता होगा, जल्दी से क्विक आंसर। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है, जल्दी। What's an absolute alcohol? यार ऐसे तो मत बोलो, रिकॉर्डिंग जा रही है और मैं तुम्हें इतने, अरे 100% इथाइल अल्कोहल याद रखना। 100% इथाइल अल्कोहल इज द एब्सोल्यूट अल्कोहल। याद रहेगा एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है, 100% कौन सी अल्कोहल, ओनली इथाइल अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल। डीनेचर्ड अल्कोहल पता है, इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रही। अरेंज द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। Arrange the following in order of decreasing acidic strength. बताना है आपको कि इनमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, ज्यादा है, and so on. Arrange the following in order of decreasing acidic strength. And जो तीनों compounds है वो बता रहे हैं तुम्हें. The first one is your methanol, then phenol, and then water, phenol ही है ना, C6H5OH यही है, बताएं। पॉज कर दो बेटा, आप सोचे जब तक, कर लिया। सबसे अच्छा एसिड वो होगा, हिंट दे रही हो, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन को, H को बाहर भेजने की। किसमें सबसे जल्दी H बाहर निकलेगा, मतलब जिस केस में H के निकलते ही हमारा स्ट्रक्चर एकदम से स्टेबल हो रहा हो। सबसे पहले फिनॉल में स्टेबिलिटी आएगी, रेजोनेंस आएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तो ये एसिडिक हुआ। अब रही बात वाटर की और अल्कोहल की। अल्कोहल में देयर इज अ बैंक, CH3 को मैं बैंक बुलाती हूँ, बैंक है ऑक्सीजन के पास। यार मिल रहे हैं ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स, अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो क्या ऑक्सीजन चाहेगा H को भेजने के लिए? यहाँ पर यस, यहाँ चाहेगा। ऑक्सीजन किस केस में जल्दी हाइड्रोजन को लूज करेगा? यहाँ तो बैंक है, सपोर्टर है उसके पास पहले से, यहाँ कोई भी नहीं। देन उसके बाद थर्ड आएगा वाटर, देन आएगा आपके पास फर्स्ट अल्कोहल। तो फिनॉल, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल। कितने बच्चों ने ये सोचा था? यहाँ कंफ्यूज है क्या? ठीक है। सजेस्ट द रिएजेंट फॉर, बच्चे रिएजेंट आपके पास क्या है? अल्केलाइन या फिर एसिडिफाइड, K2Cr2O7 या KMnO4 या फिर PCC, और क्रोमियम ऑक्साइड भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक रिएजेंट इसमें यूज हो सकता है।
ठीक है, पॉज कर दो बच्चों, आगे आते हैं। देखो क्वेश्चन में ये पूछ रही थी कि रेक्टिफाइड स्पिरिट से एब्सोल्यूट अल्कोहल क्यों नहीं मिल सकती? मिलेगी नहीं, क्योंकि रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% अल्कोहल होती है और 5% वाटर होता है। तो जो 5% वाटर है उससे हमें कभी भी एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं मिल सकती। इसका रीजन भी है, रीजन लिख लो, रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 95% अल्कोहल and 5% water and 5% water which actually form a mixture। और आपको याद होगा ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। which form a mixture, ब्रैकेट में लिखना एजियोट्रोपिक, that cannot give absolute alcohol। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉल्बेज रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड आयन treated instead of phenol फिनॉक्साइड आयन treated with CO2। हाँ ऑन है ना वीडियो, चलने दो, क्वेश्चन लिखवा रहे हैं एक बार। इन कॉल्बेज रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनॉल फिनॉक्साइड आयन treated with CO2, why? बताएं। कॉल्बे रिएक्शन आप लोगों को याद होगा, जिसमें हमने पढ़ा था CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है और हमारे पास रिएक्शन ना फिनॉल के बदले हम रिएक्शन किससे करा रहे थे? फिनॉक्साइड आयन से। अब आपसे ये पूछा जा रहा है ऐसा क्यों, बताओ। आपको मैकेनिज्म याद है कॉल्बे का? हमने फिनॉक्साइड आयन यूज किया था, फिनॉल नहीं यूज किया था, मतलब CO2 का अटैक फिनॉक्साइड आयन पे हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर क्यों फिनॉल भी क्यों नहीं कर दिया डायरेक्टली अटैक? आकाश बाद में लिख लेना बेटा, कहीं कॉपी नहीं जा रही है, पहले चीजें समझ लो। कॉल्बे रिएक्शन में CO2 आके अटैक करता है। कॉल्बे और रामाटिमन रिएक्शन आप लोगों को याद होगी, अभी हमने रिसेंटली रिएक्शन की थी, नहीं याद है देन यू कैन टर्न योर पेजेस एंड हैव योर रिएक्शंस ऑन। आपको मैकेनिज्म में CO2 को फिनॉक्साइड आयन पर अटैक करके दिखाया था। ये पूछा जा रहा है कि ये फिनॉल पर रिएक्ट क्यों नहीं करता? आप मुझे कोई भी एक बच्चा फटाफट से आंसर बता दे। सुनो, व्हाट इज दिस? CO2 क्या था कॉल्बे में? CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन सीकिंग कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। किस केस में इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स फ्री नजर आ रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन में या फिनॉल में? फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड आयन इज एक्चुअली एक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, is actually acting a strong nucleophile, and although it is very reactive in comparison to phenol, this compound is reactive, rich in electron, act as strong nucleophile। That's why CO2 किस पर अटैक करना ज्यादा पसंद करेगा, ज्यादा जल्दी अटैक करेगा? फिनॉक्साइड आयन पे। ठीक है, तो लिख लेंगे तीनों पॉइंट, करना बच्चे एक बार इसको। क्लास इन क्वेश्चंस को फटाफट क्विक डिस्कस करते हैं। ईथर, why ether are insoluble in water? आपको याद होगा ईथर में हमारे पास these two are bulkier group, याद है? ये बल्कियर ग्रुप है जो कि क्या करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। किस केस में बोलो? टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि भाई किसी भी चीज को वाटर में डिसॉल्व होने तो देयर मस्ट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो डिसॉल्व होगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से बनने ही नहीं देते हैं ईथर का। कौन? ये दोनों साइड चेन ग्रुप, बल्कियर ग्रुप, तो ईथर डिसॉल्व नहीं होता। डाइपोल मोमेंट फिनॉल का कम क्यों है? फिनॉल होता है OH, साथ में बेंजीन, और हमारे पास मिथेनॉल है CH3OH। तो आप बताएं जल्दी से कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है मिथेनॉल का क्यों और फिनॉल का कम क्यों है? जल्दी जा, ये देखिए फटाफट, क्या बोलना है इसको यार, जल्दी बोलो। इट्स अ बैंक, इट्स अ डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इट विल बी मोर एंड मोर पॉजिटिव और इट विल बी मोर एंड मोर नेगेटिव। यहाँ पे क्या ये डोनेटिंग ग्रुप है? बल्कि बेंजीन इज अ बेगर, इट विथड्रॉज द इलेक्ट्रॉन। वही ऑक्सीजन उसका और ग्रुप बैठा हुआ है, वो और खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा तो यहाँ डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा? नहीं होगा, बिकॉज द रीजन दैट बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर। यहाँ पे CH3 कैसा है? CH3 इज डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आना अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर तुम लोग। ओके तो तुम लोग बोल देते हो?
पढ़ के नहीं आते तुम लोग, नेक्स्ट साल से पढ़कर आना, ओके? इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी बस। सजेस्ट अ रिएजेंट, बेटा याद करो, अल्कोहल से बन रहा है कीटोन, है ना? अल्कोहल से कीटोन या अल्कोहल से तुम्हें एल्डिहाइड दिया होता तो तुम रोकोगे अपने आप को CrO3। अच्छा नोट कर लिया तुम लोगों ने? नहीं, करिए फटाफट। नीचे वाला तो इजी है। नीचे वाला इजी है, नीचे वाला तुम लोगों ने फटाफट कोई भी ग्रुप लगा दिया मार्कोनिकॉफ रूल करके आप डायरेक्टली लगा सकते हो। क्लास जल्दी देखो, एनिसोल ये था ना, तुम लोग को ये रिएक्शन समझनी है। आप रिएक्शन करो ना HI से, क्या प्रॉब्लम है? आयोडीन को ये CH3 के साथ आउट कर दो। Why not with this HCl? Because HCl का बॉन्ड इतना जल्दी ब्रेक नहीं होता। HI के लिए तुम्हें कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं, just need to heat it and this is ready। अब ये तो तुम खुद करो। प्रोपीन से बनाओ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बनाना है, तो मार्कोनी लगेगा। प्रोपेन 2-ऑल बनाना है, तो और आसान हो गया तुम्हारे लिए। क्या करेंगे? मार्कोनी लगाएंगे। क्या कौन सा रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे? HBr से पहले उसके बाद एक्वस। HBr से कर सकते हैं आप लोग, HBr से कर सकते हो, H2SO4 के साथ भी कर सकते हो आप। H2SO4 के साथ रिएक्शन देखो, मैं दोनों के साथ करके बता रही हूँ। आप HBr से भी कर सकते हो, H2SO4 के साथ भी कर सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस, ओके? अगर HBr से करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम। Br यहाँ जाएगा, आ गया भाई, तो यहाँ पे H आ गया। अब आप बता दो यार, इस Br को रिप्लेस करके मुझे OH लगाना है। एक्वस के OH से। आप एक्वस के OH से, क्योंकि अब तक आप चाह ही रही थी एक्वस के OH से कोई ना कोई रिएक्शन आ जाए। नहीं होता अगर तो तुम गुस्सा हो जाती यार, एक भी रिएक्शन के OH से नहीं हुई। और बल्कि मुझे लग रहा है ये ज्यादा इजी है, बट व्हाई आई एम गिविंग दैट आल्सो, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है ये इस फॉर्म से भी रिएक्शन हो सकती है। ये ब्रेक होता है SO3H और H+, तो यहाँ आ जाएगा SO3H। अब आप बता दो, इसको बाहर लगाना है, निकालना है और OH लगाना है, वाटर के साथ रिएक्शन कर दे। वाटर किस में ब्रेक होगा? H और OH आके इसकी जगह लग जाएगा, और H जब इसको मिलेगा तो वापस एसिड बाहर। समझ में आया? ध्रुव मैं दोबारा बताऊं, वीडियो पॉज करके पूछ लूं? सबको समझ में आ गया? अब क्लियर ना? यहाँ दोनों केसेस में हम लोगों ने रिएक्शन ऐसे रिएजेंट के साथ करी। यहाँ पर हमने रिएक्शन करी H2SO4 के साथ, इसका नेगेटिव पार्ट सेंटर में आया, नेगेटिव पार्ट जो आया इसको हटाने के लिए मैंने H2O से रिएक्शन करी है, H2O ने H इसको दे दिया, ये बाहर ग्रुप और इस ग्रुप की जगह OH आ गया। ठीक है, करो बच्चे, करना बेटा इसको। कार समझ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन द मिथॉक्सीमीथेन। यार बॉइलिंग पॉइंट, इधर सुनो तो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसी का कब होगा जब जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना? फिनॉल में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हर एक फिनॉल अपने ही दूसरे फिनॉल से हाइड्रोजन, ये क्या हो गया बेचारे टकरा जाते अभी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच है, दूसरे फिनॉल से भी ये अटैच होगा। ठीक है, पर वही तुम इसको देख लो जरा, मिथॉक्सीमीथेन को देखना, तो मिथॉक्सीमीथेन को देखो, यहाँ तो इस वाले मिथॉक्सीमीथेन का दूसरे किसी भी मिथॉक्सीमीथेन से बन ही नहीं सकता, कोई बॉन्डिंग ही नहीं होगी। There is no intermolecular, इसका रीजन है कि there is no inter, वो स्टेरिक हिंड्रेंस बनते हैं ना, वो तो घुलने के टाइम में आता है, पानी में डिसॉल्व करने के टाइम पे आता है। There is no intermolecular hydrogen bonding in this and there is intermolecular hydrogen bonding in phenol, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर हमेशा किससे रिलेट करके होगा? बोलो, बॉन्डिंग। ठीक, अब जैसे इन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इनको अलग कर ही नहीं पाए हम चाह के भी। बाकी तुम बॉयज में से किसी को कहीं भी बिठा दो, ताहा और दिव्यांश को छोड़ के, दे आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अब इधर आओ, इसको समझा चुकी थी मैं पहले कि ये दोनों एसिडिक क्यों है फिनॉल से, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ नाइट्रो
लिखवा देती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर of nitro substituted benzene is electron withdrawing nature of nitro substituted benzene is stronger than phenol, so nitro groups are more acidic. ताहा बातें मत करो। अगले क्वेश्चन का आंसर ताहा बताएगा बोर्ड पे, रिकॉर्डिंग मत करना। पॉज करो, पॉज करो। दिस इज अ डायरेक्ट रिएक्शन, हो सकता है आ जाए, इसलिए तुम लोगों को करा रही हूं मैं। फिनॉल की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है Na2 Cr2O7, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन रहती है और आपको डायरेक्टली मिल जाता है बेंजोक्विनोन। यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन क्लास। ठीक, ये तो बना लिया होगा। Na2 Cr2O7 which is sodium dichromate। चलो और क्वेश्चन देते हैं तुम्हें। ये SOCl2 बना लिया ना, ये तो इजी है बच्चों, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं यार। ये OH ग्रुप हट के क्या लगेगा डायरेक्टली इसकी जगह? हाँ, COCl और COCl बस। How would you obtain picric acid from phenol? How would you obtain picric acid from phenol? बताएं। डायरेक्ट रिएक्शन है इसकी, करा रखी है आपको। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल होता है पिक्रिक एसिड। डायरेक्ट रिएक्शन है आपकी। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर सपोर्ट में याद आया, जिसमें हम वो कॉन्सेंट्रेटेड के ऊपर एक आर्गुमेंट भी चल रहा था, तब तक तुम कहते थे डाइल्यूट है, एसिड नहीं। चलो कैसे बनाओगे भाई पिक्रिक एसिड, जल्दी बोलो। फिनॉल की रिएक्शन किससे कराओगे? एस्टर सपोर्ट HNO3 पर कितने HNO3 लोगे? 3, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आके अटैच करेंगे। This will be concentrated होगा ना HNO3। हाँ, कौन आया बेटा? कौन है?